इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बिल्कुल कम से कम कोड का इस्तेमाल करके माई एसक्यूएल से कनेक्ट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेटाबेस मींस माई एसक्यूएल से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल कम से कम कोड में। देखिए, अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो इससे पहले मैंने माईएसक्यूएल से कनेक्ट करने का और भी कई वीडियोस बनाए थे, जैसे रेट्रोफिट से या वॉली लाइब्रेरी से। बट आज जो हम लाइब्रेरी इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट और सबसे इजी वे है, सबसे आसान तरीका है इन द फॉर्म ऑफ लेस कोड। क्योंकि बाकी जो लाइब्रेरीज थे उसमें हमें थोड़ा सा कोड करना पड़ता था, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हुआ करता था। बट ये जो है सबसे ईजीएस्ट प्रोसेस है आपके डेटाबेस को कनेक्ट करने का माईएसक्यूएल से। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा हम आर्किटेक्चर को जानेंगे कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, और उसके बाद ये जो हमने यूआई डिज़ाइन किया था इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फिर हम अपने एप्लीकेशन का कोड करेंगे और डेटाबेस से कनेक्ट करके देखेंगे कि कैसे काम हो रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात पहले ये जानिए कि अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं उससे क्या आप डेटाबेस कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, यही सबसे प्राइमरी फैक्टर है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब ये सीखने जाएं तो अगर आप डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करना, फेच करना, अगर इतना काम आप सीख गए ना तो समझिए उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का 60% पार्ट आपने सीख लिया। 60 क्या 70% पार्ट आपने सीख लिया। बाकी जो रह जाते हैं कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें हमेशा ही सीखना होता है, उसमें कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है। बट जो प्राइमरी चीज़ है डेटाबेस मैनेज करना। और एंड्रॉयड का अभी तक का जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है कभी भी डेटाबेस को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि ये अगर हमारा डेटाबेस है, ज्यूम कर लेते हैं। देखिए एंड्रॉयड का प्रोसेस क्या है। अगर आप बिगिनर हैं, एंड्रॉयड अभी नया नया पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो ये तो उसको मान के ही हम ये वीडियो चलते हैं, क्योंकि जो थोड़ा सा वॉली और रेट्रोफिट को जानते हैं तो उन्हें ये प्रोसेस पता होगा। बट उनके लिए भी वीडियो, क्योंकि ये कोड जो है वो छोटा हो जाएगा, प्रोसेस को छोटा कर देगा। जो लेंदी कोड हम लिखते थे वहाँ पे भी उतना नहीं होगा, अब चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। बट पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक एप्लीकेशन कितना प्रोसेस के थ्रू होके जाके वहाँ तक पहुँचता है। ठीक है ना, तो देखिए कभी ये अगर हमारा माईएसक्यूएल है जो कि लाइव सर्वर में चल रहा है, ध्यान दीजिए हमारा एक माईएसक्यूएल है जो कि लाइव सर्वर में चल रहा है। तो लाइव सर कभी भी जो हमारा एप्लीकेशन है ये डायरेक्ट इस माईएसक्यूएल को एक्सेस नहीं कर सकता किसी भी सूरत में। इवन आपके लोकल होस्ट के माईएसक्यूएल को भी वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, इसकी एक परेशानी है। तो भाई इस माईएसक्यूएल को एक्सेस करने के लिए ये क्या करता है कि ये कि सपोज़ ये जो है आपका ये जो माईएसक्यूएल है किसी सर्वर में रखा है, तो सर्वर पे रखे हुए किसी एक पीएचपी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करता है ये। देखिए यहाँ पे मैं चीज़ें टफ नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ मैं ये एपीआई जो वर्ड होता है जिससे बच्चों को काफ़ी डराया जाता है, ये एपीआई ये कर रहे हैं, वो एपीआई, ऐसे देखिए कुछ है नहीं। बहुत सिंपल सी आसान भाषा में आपको बताता हूँ कि एक सिंपल सा पीएचपी स्क्रिप्ट सर्वर में लिख दिया जाता है। अब जो आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन है ये डेटा को उस पीएचपी स्क्रिप्ट में भेज देता है। अब वो प्रोसेस क्या हम आगे समझेंगे, पहले इस प्रोसेस को समझिए। ये डेटा को पीएचपी स्क्रिप्ट में भेज देता है बाई सम वे, उस प्रोसेस को देखने वाले। अब ये पीएचपी स्क्रिप्ट क्या करता है, देखिए पीएचपी की यहाँ पे मैं बात करूँ, ऐसा मतलब ये नहीं कि सिर्फ पीएचपी सकता है, कोई भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो सकता है। वो ASP.NET हो सकता है, वो JSP हो सकता है, वो PHP हो सकता है, एनी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम PHP की बात करें क्योंकि हम ज़्यादातर PHP फ्रेंडलियर हैं और वेबसाइट का काम ज़्यादा PHP में ही होता है, तो हम PHP को पकड़ के चलते हैं। तो यहाँ पे PHP का एक स्क्रिप्ट लिखते हैं जो कि क्या करेगा, जो URL के थ्रू जो डेटा आ रहा है, आइदर वो गेट से आ सकता है या पोस्ट से आ सकता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन और रिक्वायरमेंट के ऊपर। हम मान के चलते हैं कि गेट से आ रहा है, तो ये क्या करेगा, वेरिएबल्स बना लेगा। ये जो हमारा PHP का स्क्रिप्ट है, हम यहाँ पे PHP के कुछ वेरिएबल्स बना लेंगे और जो URL से जो डेटा आ रहा है हमारे पास ना, उस URL का डेटा को हम रिसीव कर लेंगे, बिल्कुल नॉर्मल PHP की फ़ाइल की तरह। मतलब जब हम PHP पढ़ते हैं तो हम जनरली पढ़ते हैं कि भाई URL का डेटा को रिसीव करने के लिए जो हमें जो भी आपका नाम होगा URL से जो आ रहा होगा,
तो जनरली तो इस एपीआई को ये नहीं पता, देखिए इस बात पे समझिएगा, इस एपीआई को ये नहीं पता कि जो डेटा इसके पास आ रहा है वो क्या किसी एप्लीकेशन के थ्रू आ रहा है या कोई कोड यूज़र लिख रहा है, उसको नहीं पता। उसको इतनी सी बात पता है कि भाई हमको जब भी $गेट में डेटा मिलेगा हम वेरिएबल में उसको रिसीव कर लेंगे, वेरिएबल में रिसीव कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम एक एसक्यूएल लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है ना, एसक्यूएल का क्यूरी लिखेंगे, इसका यहाँ पे हमने एसक्यूएल का क्यूरी लिख दिया। अब ये वेरिएबल्स को इसके अंदर क्या किया गया, एम्बेड करके क्यूरी लिख दिया गया। अब ये जो फाइल है बिल्कुल MySQL के बगल में है, सब कुछ चल रहा है, इस फाइल के अंदर कॉन्फ़िगर किया गया है, डेटाबेस से कनेक्ट करने का कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा गया, ये फाइल मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जैसे ही क्यूरी चला वो क्यूरी जाके इस डेटाबेस टेबल में अपडेट हो गया, ठीक। अब तो बाकी का इधर का रोल क्या है, इधर का आपको सेकेंड पार्ट का रोल समझ में आया कि यू मस्ट हैव अ PHP स्क्रिप्ट जिसको आप API बोलते हैं। तो API की व्यू से मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल व्यू समझा रहा हूँ, सिंपल। सो वी मस्ट हैव अ PHP स्क्रिप्ट फाइल विच एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम URL। उसके बाद वो उसको क्यूरी में कन्वर्ट करेगा, जैसे ही क्यूरी एग्जीक्यूट होगा आपका डेटाबेस में डेटाबेस के टेबल में इंफॉर्मेशन जाके स्टोर हो गया, ठीक है। अब तो इसमें एंड्रॉयड का क्या रोल रहा, देखिए एंड्रॉयड आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, ये यूज़र उस एप्लीकेशन में डेटा डालेगा। मान लेते हैं कि आपने 3 इन्फॉर्मेशंस लिए, यूज़र नेम और पासवर्ड, इस तरह से 3 इन्फॉर्मेशन आपने यूज़र से लिया, ठीक है, और एक बटन बना दिया। जैसे ही बटन पे क्लिक करेगा भाई तो वो जो है डेटा जो है इस फाइल तक भेज दिया जाएगा। बट इस फाइल तक भेजने का जो प्रोसेस है वो भी आसान नहीं है, उसमें भी अगर हम डायरेक्ट बात करें तो भी भाई जावा का जो अपना खुद का प्रोसेस है एंड्रॉयड ट्यूटोरियल के थ्रू, जावा एंड्रॉयड का वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, एंड एसिंग टास्क के थ्रू आज के ज़माने में कोई नहीं करता, विच इज़ वेरी लेंदी प्रोसेस, जिसके लिए जावा जाना जाता है कि इसका कोड लेंदी होता है, तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज़ का इस्तेमाल किया गया, लाइब्रेरी का कुछ इस्तेमाल किया गया। अभी तक जो 2 फेमस लाइब्रेरीज थे जिनके थ्रू आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन इस URL को कॉल करेगा, ठीक है ना, ध्यान रहे यहाँ पे एक URL बनेगा, सिंपली यहाँ पे क्या होगा, एक URL बनेगा, एक URL। उस URL को कॉल करने के लिए देखिए कितना कहानी है जावा के अंदर, है ना, जावा नहीं मतलब पूरे एंड्रॉयड स्टूडियो में, ये क्योंकि अभी तक डेटाबेस का कंपैटिबिलिटी इसका बहुत आसान नहीं है। तो सिर्फ इस URL को कॉल करने के लिए भी लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि चीज़ें आसान हो। कॉल ही नहीं करना, यहाँ से जो रिज़ल्ट जाएगा, जो रिस्पॉन्स जाएगा उसे एंड्रॉयड को रिसीव भी करना है। तो एंड्रॉयड का जो खुद का प्रोसेस था एसिंग टास्क के थ्रू, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है और लेंदी प्रोसेस भी है। आज के टाइम पे हमें चीज़ें आसान चाहिए, क्योंकि देखिए अगर प्रोसेस आसान होगा तो उसमें कोडिंग हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो इसके लिए फिर यहाँ पे 2 लाइब्रेरीज़ बहुत लाइमलाइट में आए, जैसे हम वॉली बोलते हैं, वॉली आई थिंक पहले यूज़ होता था, बाद में फिर वो रेट्रोफिट नाम का एक और लाइब्रेरी आया। अब इन दोनों का भी प्रॉब्लम था कि ये भी थोड़ा सा कोड, हाँ ऑब्वियसली एसिंग टैग के रिस्पेक्ट में इन्होंने कोड को मिनिमाइज़ किया और चीज़ें आसान भी की, बट फिर भी अब जो हमें नया फ्रेश जो मिला लाइब्रेरी OKHTT, ये तो भाई बहुत शानदार है मुझे जो लगता है। इसने कोड को और कम कर दिया, भाई बिल्कुल आसान, बहुत कम से कम कोड में आप अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन से बोल सकते हो कि भाई इस URL को हमें कॉल करना है और वेरिएबल भेज देना है। मान लेते हैं कि आपके 3 टेक्स्ट बॉक्स का नाम है T1 और T2, हम मान लेते हैं ये T1, T2 एंड T3 है ना। तो अब ये तीनों T1, T2, T3 इस URL के इस लाइब्रेरी के हेल्प से वो भेज दिए जाएंगे उस URL में। देखिए बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। इस लाइब्रेरी के हेल्प से, कौन से लाइब्रेरी भैया, OKHTTP के लाइब्रेरी के हेल्प से ये तीनों जो आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन के टेक्स्ट फील्ड के थ्रू रिसीव किए जा रहे हैं, इनको भेज दिया जाएगा इस URL पे और उस URL को हिट भी कर देगा। वो हिट का काम कौन करेगा, OKHTTP करेगा। अब हिट होके ये तीनों वेरिएबल यहाँ पहुँच गए इस जगह पे। अब इस URL से डेटा को रिसीव करके क्यूरी में लिखना और क्यूरी को एग्जीक्यूट करने का काम इस PHP स्क्रिप्ट का है। उसने डेटा URL से उठाया, वेरिएबल में रखा, क्यूरी लिखा, क्यूरी एग्जीक्यूट होते ही डेटा चला गया आपके MySQL के पास। तो इस तरीके से
तीन हिस्से में काम हो रहा है। पहला हिस्सा आपका एंड्रॉयड का, जहाँ पे आप उसका यूआई डिज़ाइन कर रहे हो अकॉर्डिंग टू योर डेटाबेस टेबल। अब आपके टेबल में भैया 3 फील्ड है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे टेबल हमने बनाया और इसमें 3 फील्ड है, 1 2 3, नेम, ईमेल, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, जो भी आपको बनाना है आप उसके हिसाब से अपना एंड्रॉयड का जो पेज डिज़ाइन कर लो। उसमें 3 टेक्स्ट फील्ड आप रख लो, जो बटन चाहिए, जो लेबल चाहिए, वगैरह वगैरह आप बना लो। बन गया आपका ये हिस्सा। अब आता है, ये बनने के बाद आपको PHP स्क्रिप्ट लिखना है। तो इस PHP स्क्रिप्ट के बारे में हम बाद में डिटेल में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा PHP स्क्रिप्ट लिखा हुआ। PHP स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, उसे कैसे एग्जीक्यूट होगा, वो हम बाद में देखेंगे, बट हम आपको दिखाएंगे PHP स्क्रिप्ट लिखा हुआ कैसे और उसको कैसे हिट करते हैं। उसके बाद एक मॉड्यूल बिल्कुल इस बीच का सेपरेट आता है, दैट इज़ वी विल वर्क विद द लाइब्रेरी। अब वो लाइब्रेरी किस तरह से काम करता है, लाइब्रेरी में कितने स्टेप्स होते हैं और कैसे फॉलो होके वो यहाँ तक पहुँचते भाई। तो इस वीडियो का जो मेन टारगेट है वो ये देखना है कि हमारा OKHTTP कितने कम स्टेप्स में अपना सारा काम निपटा दे रहा है। जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, आई थिंक मुझे लगता है 3 स्टेप्स हैं इसके, 3 स्टेप में ही, या स्टेप 4, लेट वी विल सी। 1 से 4 स्टेप में, 3 से 4 स्टेप में ये अपना काम पूरा कर देता है। मतलब डेटा को लेता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाता है और उसके बाद URL को हिट करता है, डेटा रिसीव कर लेता है। मतलब 3 से 4 स्टेप्स होंगे, बहुत इजी, जिनको करके ये इतना लंबा प्रोसेस जो है वो हम आसान कर सकते हैं। देखिए, मज़ेदार बात तभी है जब आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप बनाओ और वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करे, डेटा को परमानेंट स्टोर करे, डेटा रिट्रीव करे, है ना। ऐसे सिंपल पाती जो एप्लीकेशन होते हैं, कैलकुलेशन एप्लीकेशन, तो कोई भी बनाता है। जब आप अपने एप्लीकेशन से डेटाबेस कम्युनिकेट करने लगो तो समझो कि भाई आपने फर्स्ट इस फेज़ जो है अपना लर्निंग का वो कंप्लीट कर दिया है। तो ये जो है 3 फेज़ है, इस तीनों फेज़ को अभी हम अपने कोड में देखेंगे। उसके बाद फिर जो हमने बनाया है उसे हम एग्जीक्यूट भी करेंगे और करके रन भी करेंगे। अब देखिए, अब इसके लिए हम इस्तेमाल क्या करने वाले हैं। अभी इस वीडियो में मैं लाइव सर्वर नहीं इस्तेमाल करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं अपने इस्तेमाल करूँगा लोकल होस्ट में। लोकल होस्ट इन द सेंस कि वो जो XAMPP सर्वर है या जो सर्वर है वो हमारे खुद के मशीन में है, तो उसको हम लोकल होस्ट बोलते हैं। तो हमारा खुद के मशीन में एक XAMPP सर्वर है जिसके अंदर हमारा एक फोल्डर है जिसके अंदर ये वाला जो PHP स्क्रिप्ट है वो रखा गया है, ठीक। और फिर इसी के अंदर वही हमारा PHP MyAdmin भी है हमारे पास, मीन्स MySQL। अब ये जो फाइल है ये जब एग्जीक्यूट करेगा तो इस PHP MyAdmin में आके डेटा स्टोर हो जाएगा, मतलब टेबल में स्टोर हो जाएगा। अब ये 2 एप्लीकेशन जो है ये हम यहाँ पे करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और करके हम अपने लोकल होस्ट के XAMPP में बने हुए API या PHP स्क्रिप्ट को कॉल करेंगे और वो जो है डेटा को रिसीव करके हमारे MySQL में भेज देगा। होपफुली पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाना चाहिए। एक चीज़ नहीं क्लियर हुआ वापस पॉज कीजिए, बैक कीजिए, दोबारा देखिए। बट एक शॉट में हम इसको पूरा प्रोसेस क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोकल होस्ट में बनाए हुए PHP स्क्रिप्ट को कॉल करके और लोकल होस्ट में रखे MySQL का डेटाबेस में स्टोर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाइव सर्वर पे रखे हुए PHP स्क्रिप्ट और लाइव सर्वर पे रखे हुए डेटाबेस को एक्सेस करके इसी एप्लीकेशन से आपको दिखाऊंगा। इस OKHTTP पे हम आने वाले टाइम पे करीबन 8-10 वीडियो बनाएंगे जिसमें हर एक चीज़ कवर कर लेंगे। साइन अप करना, साइन इन करना, लॉगिन करना, उसके बाद फाइल्स अपलोड करना, रिसीव करना, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस OKHTTP के बारे में बता दूंगा, ताकि जब आप कभी अपना प्रोजेक्ट बनाओ या किसी कंपनी में इंटरव्यू दो तो या उस समय जब काम करो तो आपका ये चीज़ वहाँ हेल्प करे। आर्किटेक्चर हमने पूरा देख लिया, समझ लिया कहाँ क्या क्या करने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं, चलिए सबसे पहले हम आपको दर्शन कराते हैं डेटाबेस का। देखिए यहाँ पे हमने अपने लोकल होस्ट में PHP MyAdmin खोल रखा है। डेटाबेस का नाम है Android_DB। इसके अंदर एक टेबल है TBL यूज़र, उसके अंदर कुछ कॉलम है ID, नेम, ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड, जहाँ ID जो है ऑटो इंक्रीमेंटेड और कुछ डेटा वैल्यूज़ पहले से रखे गए हैं, ठीक है। आप स्ट्रक्चर में जाएंगे तो देख लेंगे कि आपका ID जो है वो ऑटो इंक्रीमेंटेड मोड में है, तो इसमें वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, मतलब ये 3 फील्ड तो हमें यहाँ पे ऐप में चाहिए एटलीस्ट। तो जब हम ऐप डिज़ाइन करेंगे तो एटलीस्ट हमें यहाँ पे 3 फील्ड जो है वो चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे इस PHP स्क्रिप्ट की बात करते हैं, तो हम इस वाले पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे www डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास एक फ़ोल्डर है Android_DB_pool। ये फ़ोल्डर का नाम है, आप जो चाहें वो नाम दे सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है।
DB insert नाम का एक PHP फाइल है जिसको आप API बोल सकते हैं। जो API नाम का जो आपके दिमाग में एक बड़ा सा पहाड़ है, API वो भाई बहुत छोटी सी चीज़ है, इसी को आप API बोल सकते हैं। बस अगर आप इसको कोर PHP में लिख रहे हैं सो यू विल राइट लाइक दिस। अगर आप इसको लैरावेल में लिख रहे हैं तो फॉर्मेट शुड बी अनदर। तो हम आपको लैरावेल वाला में API कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे करते हैं आपको दिखाएंगे, और ये साबित करेंगे कि देयर इज़ नथिंग वेरी टफ। जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं किसी स्टैंडर्ड वर्ड के नाम से, जो कि बस सुनने में ही लगे कि हाँ भाई बड़ा टफ है, बड़ा भारी है, वो नहीं है। ठीक है, दीज आर मिथ। बहुत चीज़ें आसान बहुत है, सिर्फ हम गलत तरीके से सीख रहे हैं जिससे हमें उसे पकड़ में नहीं आ रही है। तो चीज़ों को आसान करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए dbinsert.php नाम का हमने एक फ़ाइल बनाया जो कि कोर PHP पे लिखा हुआ है, सिंपल। ये जो 2 लाइन है इसे हम कनेक्शन स्ट्रिंग बोलते हैं। मीन्स देयर इज 2 फंक्शंस अवेलेबल इन PHP विच इज़ यूज टू कनेक्ट कनेक्ट योर फाइल टू PHP MyAdmin और MySQL, जो कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि आपका ये जो PHP फाइल है ये कनेक्ट होगा उस MySQL से, और जो भी एग्जीक्यूट होगा सीधे एग्जीक्यूट कर पाएगा। मतलब आपका PHP फाइल डायरेक्ट MySQL से कम्युनिकेट कर पा रहा है, बट आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन नहीं कर पाता। दैट इज़ वेरी बैड चीज़, बहुत बैड लक की बात है भाई। हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो हम फिर ये API और हल्ला फल्ला बहुत सारा तमाशा करके एग्जीक्यूट करवाते हैं और कम्युनिकेट करवाते हैं। तो रेडी है हमारा ये PHP। अब इसमें क्या है देखिए, ये जो है लोकल होस्ट, ये हमारा जब अभी मैंने बताया कि जब सर्वर हमारा उन मशीन पे चलता है तो उसे हम लोकल होस्ट पे लिखते हैं। रूट जो है इस जो PHP MyAdmin देख पा रहे हैं ये जो PHP MyAdmin हम देख पा रहे हैं उसका जो यूज़र नेम है वो रूट है, पासवर्ड डिफ़ॉल्ट होता है। देन अगेन MySQL INDB ये फंक्शन है बिकॉज हमारे लोकल उसमें बहुत सारे डेटाबेस हैं, तो उसमें हमारा डेटाबेस कौन सा है तो वो सेलेक्ट करने के लिए द सेकेंड फंक्शन इज, उसमें हम पहले वाले फंक्शन का कनेक्टर और _DB ये 2 चीज़ डालते हैं। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि ये क्या करता है, इस लाइब्रेरी का काम क्या है कि इस URL को हिट करवाना। आपका डेटा उठाएगा, ये आपके टेक्स्ट बॉक्स से, आपके टेक्स्ट फील्ड से डेटा उठाएगा, उसको क्या करेगा और उसी तीनों फील्ड को ले जाके इस URL पे रख देगा। तो देखिए, और उस URL से उस वेरिएबल को उठाना और MySQL में कन्वर्ट करना और MySQL को एग्जीक्यूट करवाना इस PHP स्क्रिप्ट का काम है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने $_ करके डेटा रिसीव किया है। मतलब जो URL से डेटा आएगा वो पोस्ट के फॉर्म में आएगा। तो पोस्ट फॉर्म में आएगा, ये बात हमें जब हम ये वाला कोड लिखेंगे लाइब्रेरी का, तब उस समय हमें ध्यान देना है कि डेटा हमें पोस्ट के थ्रू भेज रहा है। तो पोस्ट के थ्रू देखा, देखिए मैंने डेटा रिसीव कर रखा है, नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, उसको 3 वेरिएबल में मैंने रिसीव किया। इंसर्ट का मैंने सिंपल क्यूरी चलाया है। आप अगर SQL जानते हैं तो ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, सिंपल इंसर्ट का क्यूरी। इसमें मैंने ID को नल रखा बिकॉज ये ऑटो इंक्रीमेंटेड है। बाकी नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड में जो PHP का ये जो वेरिएबल है उसे हमने डाल दिया, एग्जीक्यूट भी कर दिया। एग्जीक्यूट करने के बाद मैं चाहता हूँ या आपका एप्लीकेशन, ये जो PHP है एक मैसेज रिटर्न करेगा आपके एप्लीकेशन को, भाई चीज़ें सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई हैं। तो उसको रिटर्न करने के लिए, क्योंकि ये जब रिटर्न होगा तो ये जो हमारा लाइब्रेरी है वो रिटर्न JSON के फॉर्म में रिटर्न करता है, इसलिए इस API को, ये जो PHP स्क्रिप्ट है इसको भी डेटा को JSON फॉर्म में रिटर्न करना होगा इस लाइब्रेरी को। वो लाइब्रेरी फिर हमारे एप्लीकेशन तक डेटा को लेके आएगा। तो देखिए यहाँ पे सिंपली हमने एक JSON इनकोड लिखा है और उसमें एक एरे डाला है जिसके अंदर मैसेज पास किया है, इंसर्टेड सक्सेसफुली, और जो जिस वेरिएबल में ये जाएगा उसका नाम होगा रिस्पॉन्स। तो इसी रिस्पॉन्स को हम वहाँ कोड में रिसीव करेंगे और फिर भी इस कनेक्शन को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस योर API, है ना। अभी मैंने इसे PHP स्क्रिप्ट में लिखा है कोर पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइव लैरेबल का API का जो है वो दिखाऊंगा, कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। इतना काम खत्म, मतलब हमारा ये सेक्शन पूरा खत्म। अब आते हैं ये सेक्शन पे, फिर एंड में ये सेक्शन में आएंगे। अब इस सेक्शन में आते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पे छोटा सा प्यारा सा UI डिज़ाइन कर रखा है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। इसके लिए सिंपली हमारे पास एक बैकग्राउंड इमेज होना चाहिए। ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये जो एक लड़का है बैकग्राउंड में, उसका एक बैकग्राउंड इमेज है। और आ जाते हैं हम इसके डिज़ाइन पे, कोड में। और ओवरऑल मैंने यहाँ पे क्या एक लीनियर लेआउट ले रखा है, ठीक है, जिसका जो ओरिएंटेशन है वर्टिकल है। मतलब इन द सेंस ये ओवरऑल पहला ये कंटेंट, ये वर्टिकल, उसके बाद ये कंटेंट, ऐसे करके पहले ये फिर ये, और उसके अंदर हमने लिया सबसे पहले कार्ड व्यू।
और कार्ड व्यू के अंदर फिर हमने एक लीनियर लेआउट ले लिया है जिसका ओरिएंटेशन भी वर्टिकल है, जिसमें एक टेक्स्ट व्यू हमने ले लिया। जो ये चीज़ आपको दिख रहा है वेलकम, वो एक टेक्स्ट व्यू में है, और ये जो है आपको दिख रहा है वो एक एडिट टेक्स्ट है। और ये जो ये आप देख पा रहे हैं इसकी जो राउंडिंग की गई है और जो बॉर्डर है ये होता है इस कस्टम एडिट टेक्स्ट। आप ड्रॉएबल में आ जाओगे तो हमने यहाँ पे एक रिसोर्स फाइल बना रखा है कस्टम एडिट टेक्स्ट, आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपली एक शेप लिया हमने, जिसका शेप बोला भाई हमें रेक्टेंगल चाहिए, रेक्टेंगल के साथ साथ हमें क्या करना है, इसका बॉर्डर विथ दे दीजिए 2 dp, और जो रेडियस है वो 15 dp दीजिए ताकि साइड से थोड़ा कटा हुआ दिखे, और जो कलर है वो पर्पल। अब इस पूरे को अगर हम अप्लाई कर देंगे अपने इस एडिट टेक्स्ट के ऊपर तो ऑब्वियसली जो हमारा एडिट टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा राउंडेड बॉर्डर वाला हो जाएगा, और कलर भी उसका ये हो जाएगा, ठीक है। और ये जो शेप आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट बॉक्स के आगे ये जो ह्यूमन का, इसमें देखिए फिर यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक शेप यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, ठीक है। आपको वो यहाँ मिल जाएगा, देखिए पर्सनल लॉक है ना। यहाँ पे हमने ड्रॉएबल में जाके एक शेप क्रिएट कर रखा है, एक इमेज हमने यहाँ पे लिया है। बेसिकली वो आपको ड्रॉएबल लेफ्ट IC बेसलाइन 24 यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। पैडिंग हमने दे रखा 8 dp, पैडिंग ये हो गया। कलर टेक्स्ट का कलर इसमें ब्लैक होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर हाईलाइट। वो एक और कार्ड भी देखिए यहाँ पे बना रखा हमने बैकग्राउंड, उसका मार्जिन डॉट। ये जो पूरा एंटायर कोड है वो मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डाउनलोड करने का। आप डाउनलोड करके इस पूरे UI का इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ में इसी UI को लेके हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लाइक रजिस्ट्रेशन, लॉगिन वगैरह वगैरह ये सारी चीज़। एक और टेक्स्ट बॉक्स लिया हमने, सेम चीज़ उस पर भी अप्लाई की। तीसरा टेक्स्ट बॉक्स लिया हमने, सेम चीज़ उस पर भी अप्लाई की। फिर एक बटन लिया है, उसका बैकग्राउंड कलर दे दिया अभी, और ये जो पर्पल दिख रहा हो बट उसका कलर हमने बदल दिया है। color.xml में जाके यहाँ पे लिखा तो हुआ है पर्पल, बट मैंने कलर जो है वो चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो इसे भी हटा देते हैं, यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद इसका टेक्स्ट रजिस्टर है, उसके बाद वो आपका कार्ड व्यू बंद हो जाता है। फिर हमने टेक्स्ट लिखा और रजिस्टर देन लॉगिन नॉट। अभी तो लॉगिन इस वीडियो में हम नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ रजिस्टर देखेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको इस बॉक्स के अंदर हम मैनेज करेंगे कि भाई यहाँ वो चीज़ें दिखें, रिजल्ट जो है वहाँ दिखे कि सक्सेसफुली रजिस्टर्ड या सक्सेसफुली डेटा इंसर्टेड और नॉट। तो हो गया। डिज़ाइन का कुछ यही था, इससे कुछ खास है नहीं, बशर्ते हुए दिखने में अच्छा लग रहा और अच्छा लगना ही चाहिए आपका डिज़ाइन। अब हम आ जाते हैं इस वाले सेक्शन पे। ये तो हमारा काम ख़त्म, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है, जो था वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं हम लाइब्रेरी में। यही देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी को अपने को समझना है, क्योंकि इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम कम से कम कोड में अपने एप्लीकेशन को MySQL से कनेक्ट करवा सकें। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लाइब्रेरी सेक्शन में। देखिए लाइब्रेरी सेक्शन में हम जो लाइब्रेरी इस्तेमाल करने वाले हैं वो है OKHTTP। तो आप OKHTTP के साइट पे जाइएगा, जैसे आप गूगल पे लिखिए OKHTTP एंटर, तो आप जैसे आप एंटर प्रेस करिए, आपको फर्स्ट वाला जो लिंक है वो आपको यहाँ लेके आएगा, जहाँ पे डिपेंडेंसीज दी गई हैं। इस डिपेंडेंसीज का आपको इस्तेमाल करना है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि भाई हमने कौन सा डिपेंडेंसीज इस्तेमाल कर रखा है। देखिए तो ये 4 लाइन है जिसे हमने जिस डिपेंडेंसी को इस्तेमाल किया है। अच्छा, उसके बाद फिर ये डिपेंडेंसी का काम होते ही फिर आपका ये जो ग्रेडल है इसका काम ख़त्म हो जाता है और इसे हम बंद कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं मैनिफेस्ट में, जहाँ पे 2 चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है। पहला तो इंटरनेट परमिशन आपको ले लेना है, और दूसरा क्योंकि हम देखिए लोकल होस्ट में हम चला रहे हैं और ये जो है HTTP पे चल रहा है, HTTPS पे नहीं चल रहा है, इसलिए यूज़ क्लियर ट्रैफिक को आपको ट्रू करना होगा, अदरवाइज़ फिर ये कनेक्ट नहीं कर पाएगा आपके लोकल होस्ट से। या फिर अगर लाइव में भी चला रहे हैं और वहाँ पर HTTPS अगर नहीं है तो फिर इस चीज़ को आपको इनेबल करना होगा, यूज़ क्लियर ट्रैफिक ट्रू, अदरवाइज़ वो फिर वो एक्टिव नहीं रहेगा। यू मस्ट हैव एन HTTPS। तो बस ये 2 बात थी इसमें, और फिर इसका भी कोई काम नहीं है। अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी मेन में। देखिए यहाँ पे 3 टेक्स्ट बॉक्सेस लगेंगे, एक बटन है, एक टेक्स्ट व्यू है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या कर रखा है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए पब्लिक, ये जो बेस स्ट्रिंग है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि URL तैयार करना पड़ता है। तो URL देखिए यहाँ तो मेरा लोकल होस्ट है, तो लोकल होस्ट को हम लोकल होस्ट लिख के एक्सेस करेंगे। प्लस आप इधर देखिए कि लोकल होस्ट के अंदर मेरा जो फोल्डर है वो क्या है, एंड्रॉयड DB पूल, और जो फाइल का नाम है वो dbinsert.php। मीन्स आई मस्ट हैव कॉल दिस dbinsert.php। अब आ जाते हैं कोड में, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। देखिए पहले फोल्डर का नाम लिखा है एंड्रॉयड DB पूल, फिर dbinsert.php। अगर आप लाइव सर्वर पे जाते हैं तो उस डोमेन का नाम, फिर उसका फोल्डर का नाम, अगर वो फोल्डर में है तो, या फिर उसके फाइल का नाम, या फिर वो अगर राउटिंग की गई है तो उस राउटिंग का प्रॉपर URL अलॉन्ग विद द पैरामीटर्स दैट वी विल सेंड।
अब इसका क्या लॉजिक है, लोकल होस्ट तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं बट हम यहाँ लोकल होस्ट क्यों नहीं लिख रहे। देखिए लोकल होस्ट एक्सेस करने के दो तरीके हैं। पहला, या तो आप अपने कंप्यूटर में ही एमुलेटर चला रहे हैं और उस एमुलेटर से अपने लोकल होस्ट को एक्सेस कर रहे हैं, तो उस केस में आप 10.0.2.2 इस्तेमाल करेंगे, 10.0.2.2। और अगर हम लोकल होस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं बट हम अपने डिवाइस में चला रहे हैं मोबाइल को कनेक्ट करके, तो उस केस में हमारा भाई उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन अलाउ करना पड़ेगा वैम सर्वर या जैम सर्वर में जाके, ताकि कि बाहर से जो है वो एक्सटर्नल डिवाइस से आपके वैम सर्वर को एक्सेस किया जा सके। वो भी उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, जो पुराने यूज़र्स उनको पता होगा, जो नए यूज़र्स उनके लिए मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिए। वो एक्टिव करने के बाद फिर आप अपने मोबाइल को अपने जो डेस्कटॉप है या लैपटॉप उससे कनेक्ट कर लीजिए। आपका जो लोकल होस्ट है, जैसे ही वो सारे प्रोसेस करने के बाद ये जैसे ही आप आईपी लिखोगे, आप ये आईपी क्या है भाई, आपका जो आप MS कॉन्फ़िग में चल जाइए, वहाँ पे अपना आईपी चेक कर लीजिए, वो आईपी आपको यहाँ डालना है और इस आईपी से आपके मोबाइल डिवाइस में लोकल होस्ट खुलना चाहिए। अगर खुल रहा है तो वो यहाँ पे ये काम कर जाएगा। तो वो स्टेप फॉलो करके उसके बाद आपके डिवाइस में लोकल होस्ट खुलेगा। यही वाला आईपी देखिए, ये आईपी कहाँ है, जो आप जिस आईपी से आपका इंटरनेट चल रहा है आपके डेस्कटॉप में, तो वो आईपी कॉन्फ़िग देके आप डॉस में जाके चेक कर सकते हैं। तो एक बार चलिए आपको दिखा भी देते हैं। यहाँ पे आते हैं CMD और यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे आईपी कॉन्फ़िग। तो देखिए यहाँ पे भाई मेरा जो आईपी है वो क्या दे रहा है, देखिए 192.168.0.100। तो यही चीज़ मैंने यहाँ इस्तेमाल किया और ये जैसे ही मैं अपने डिवाइस में लगाऊंगा लोकल होस्ट खुल जाएगा। अब लोकल होस्ट मिल गया एक्सेस, अब उसके अंदर फोल्डर कौन सा, एंड्रॉइड DB पूल, उसके अंदर फाइल कौन सा है, dbinsert.php। तो इस तरह से हमने एक बेस URL नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लिया, जहाँ पे यहाँ तक का इस dbinsert.php तक का फुल पाथ मेरे को मिल गया। उसके बाद डेटा मुझे भेजना है, ठीक है, तो एक वेरिएबल बना ली। नाउ उसके बाद जो सबसे पहला काम है वो है OKHTTP का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये आई डोंट थिंक मैं इसको स्टेप के अंदर काउंट नहीं करता हूँ, बिकॉज ऑब्जेक्ट बनाना OKHTTP का, ऑब्जेक्ट उसके थ्रू ही तो सारा काम होगा। तो आप उसका एक ऑब्जेक्ट बना के रख लीजिए। बाकी ये जो तीनों चीज़ें हैं, 3 तो एडिट टेक्स्ट है और एक टेक्स्ट भी, उसका एक बटन है, तो वो सारा हमने ले लिया। इस दो कोड के थ्रू ध्यान रखिए, गेट एक्शन बार डॉट हाइड और ये वाला जो गेट विंडो साइड फ्लैग, इसके थ्रू मैंने जो टाइटल बार और जो एक्शन बार आता है उसको मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है, डिसेबल्ड कर रखा है। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये जो है इसका लिंकिंग कर लेते हैं, रेफरेंस ले लेते हैं, एडिट टेक्स्ट। ये थोड़ा पुराना स्टाइल है, आप चाहे तो उसका इस्तेमाल करके MVVM अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये सब हमें उतना ज़रूरत नहीं पड़े, हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ट्रेडिशनल प्रोसेस फॉलो किया है। .id यहाँ पे हम देखना पड़ेगा हमारा, हम कोई एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, यूज़र ईमेल, यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऑलरेडी यहाँ गिवन है, ठीक है, यूज़र नेम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसे क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 2 3। अब यूज़र नेम की जगह हम ले लेंगे यूज़र ईमेल एंड यूज़र पासवर्ड। ये तीनों लिंक्ड है, यहाँ पे हम देख लेते हैं सबका नाम, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल एंड पासवर्ड, गुड। अब ये यहाँ पे तीनों T1 T2 T3 के थ्रू लिंक हो गए। आई वी नीड दैट TV एंड बटन ऑल्सो, सो TV का भी लिंक कर लेते हैं हम। सो यहाँ जाते हैं, टेक्स्ट व्यू, find by id r.id. यहाँ एक बार देख लेते हैं हम कि भाई क्या नाम है इसका, साइन अप टेक्स्ट है ना, दैट साइन अप टेक्स्ट। चलिए इसकी भी लिंकिंग हो गई and I did that button, so btn button id r.id डॉट बटन, यहाँ पे मेरा लॉगिन बटन है, सो मेक श्योर यस दैट इज़ लॉगिन बटन। तो सारी चीज़ों का रेफरेंस हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, सो btn डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये आ गया न्यू व्यू। ये क्लिक करते ही हम क्या करेंगे, इस मेथड को सेव डेटा के पास भेज देते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें 3 पैरामीटर भेजने जो हमने रिसीव कर रखा है, नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो आप यहाँ पे क्या करो, सेव डेटा को कॉल करो और यहाँ से T1 डॉट
t1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग है ना। उसी तरह t2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, उसी तरह t3 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिंग। सेव डेटा कॉल हो गया। अब ये तीनों का तीनों डेटा यहाँ पहुँचेगा, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड आ गया सेव डेटा के। अब यहाँ का प्रोसेस हमको देखना है। इसके बाद से जो मैंने आपको बोला था कि भाई 4 लाइन में ये कोड कंप्लीट होता है, देखिए कैसे भाई 4 लाइन में कंप्लीट हो। एक एक चीज़ मैं समझाऊंगा, बड़ा मज़ेदार है। सबसे पहले हम जो ये डेटा भेज रहे हैं, अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आप समझो कि जैसे अगर आप वेब से फेमिलियर हो तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एक फॉर्म का डेटा, ये मान के चलते हैं, ये दिस इज नॉट फॉर्म, एक फॉर्म का डेटा हम ये यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तैयार करना होता है रिक्वेस्ट बॉडी, जिसके अंदर एक्चुअली में हमको वो ये जो जितना डेटा है, ये जो आप ये लाइन देख रहे हो, ये एक्चुअल समझ लीजिए रिक्वेस्ट बॉडी। अब ये तीनों का डेटा को उठा के हमको रिक्वेस्ट बॉडी में डालना है। रिक्वेस्ट बॉडी बना रहे, इट्स नॉट रिक्वेस्ट, है ना। तो वो रिक्वेस्ट का बॉडी है, सॉरी, तो हम सबसे पहले बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है। इसका नाम हम ऐसा देते हैं ताकि हमको फ्यूचर में याद रहे, फॉर्म डेटा। क्यों मैं फॉर्म डेटा देता हूँ, क्योंकि जनरली हम इसके अंदर वो सारा टेक्स्ट बॉक्स में फील्ड फीड करेंगे। सो जस्ट मेक इट नेम एज फॉर्म डेटा। और अब हम क्या करते हैं, न्यू, आप देखिए फॉर्म बॉडी आ रहा है, ठीक है। आप फॉर्म बॉडी भी नाम रख सकते हैं, फॉर्म डेटा भी, जो आपको अच्छा लगे, फॉर्म बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये वाला नहीं करके आप ये बिल्डर, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करना है, डेटा ऐड करना है इसमें, ठीक है। जब इसमें डेटा ऐड करना, जैसे डॉट लिखिएगा आ जाएगा, देखिए आपको ऑप्शन दे दिया। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा है। एक, यहाँ पे जिस नाम से आप डेटा रिसीव कर रहे हैं, आपका API या PHP स्क्रिप्ट के अंदर जिस नाम से डेटा रिसीव कर रहे हैं, वो नाम रहेगा आपके लेफ़्ट साइड में, और जो डेटा भेज रहे हैं वो नाम रहेगा आपके राइट साइड में। तो हम तो डेटा वेरिएबल से भेजें, इसलिए वेरिएबल वाला नेम हमने यहाँ लिख दिया। और यहाँ पे आप इसमें नाम, नेम में वो भी नाम नेम से ही है, तो उसको डबल कोट के अंदर लिख दिया, ठीक है। फिर एक और, क्योंकि मल्टीपल डेटा हम भेजना चाहते हैं, तो यहाँ हम क्या करते हैं कि हम 3 डेटा भेजेंगे, 2 और एक और 3। चलिए, तो दूसरा यहाँ पे देखिए आप, दूसरा क्या है, यूज़र नेम है, तीसरा पासवर्ड है। तो आप बेटर ऑप्शन रहेगी, यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके ना यहाँ रखिए, ताकि आपका स्पेलिंग मिस्टेक होने का एक भी चांस ना हो, क्योंकि हम लिखते समय ये चांसेस रहते हैं मिस्टेक होने के। और ये जो है, ये तो हमारा यहाँ पे बना हुआ है वेरिएबल वर्सेस वेरिएबल का, एक लाइन, एक लेटर लिखते ही ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। चलिए, हो गया। इतना होने के बाद अब इसको बिल्ड कर दीजिए। दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेप, ठीक है। मैंने बोला था ना 4 स्टेप में कहानी पूरी हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप इस लाइब्रेरी का क्या है, टू गेट द फॉर्म डेटा, और टू गेट योर UI डेटा, और टू गेट योर टेक्स्ट फील्ड डेटा। दैट इज योर फर्स्ट स्टेप, एंड पुट इन अ रिक्वेस्ट बॉडी। समझिए कि एक थैला हमने तैयार किया, उस थैले में हमने सारा डेटा भर दिया। अब इस थैले को हम आगे भेज देंगे, भैया ले जाइए, थैला ले जाइए। तो ये जो है, आप एक बकेट तैयार कर रहे हो, इस बकेट में अपना सारा डेटा रखोगे। सो फर्स्ट ऑप्शन इज रिक्वेस्ट बॉडी। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम वो आप अपने हिसाब से रख लीजिए, जिसमें आपको सुविधा लगे इसको समझने में, याद करने में या बनाने में। पहला तैयार हो गया। अब दूसरा हो गया, भाई उस UI को कॉल करना है ना, इस URL को कॉल करना है, तो वो काम करेगा रिक्वेस्ट। अब नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट होगा रिक्वेस्ट का। पहला ऑब्जेक्ट था रिक्वेस्ट बॉडी का, दूसरा रिक्वेस्ट का। तो इसकी रिक्वेस्ट बनाते हैं, वो था फॉर्म बॉडी बिल्डर, ये फॉर्म डेटा मैनेज कर। अब ये हुआ रिक्वेस्ट बिल्डर, तो ये रिक्वेस्ट बना रहे हैं। सो सिंपली न्यू, इसी की याद करने का आपको तरीका मैं बता रहा हूँ। सो दैट इज़ रिक्वेस्ट डॉट, ये रिक्वेस्ट का फंक्शन वाला नहीं इस्तेमाल करना है, ये वाला रिक्वेस्ट बिल्डर। अब इसके आगे हमें क्या करना है, URL, मैंने बताया ना URL। तो URL में कौन सा URL भाई हिट करना है आपको, तो ये जो हमने बेस URL नाम का वेरिएबल बनाया, तो इस बेस URL को इसके अंदर डाल दीजिए। और एज इज अ वेरिएबल, तो डबल कोट देने की ज़रूरत नहीं है। अब इस URL को कॉल करने के बाद आपको डेटा भेजना है, कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, गेट या पोस्ट। तो भैया पोस्ट इस्तेमाल करना है।
देखिए जब आप इसको सेलेक्ट करें तो उसी समय बता रहा था रिक्वेस्ट बॉडी को इसके अंदर भेजना है। तो रिक्वेस्ट बॉडी अभी अभी हमने बनाया फॉर्म डेटा के नाम से, तो फॉर्म डेटा डॉट, अब इसको भी आप कर दीजिए बिल्ड। ये आपका दूसरा काम खत्म। तो पहला स्टेप या पहला लाइन में बोलूँ विच इज़ रिक्वेस्ट बॉडी क्रिएट करना, दूसरा लाइन हमने क्रिएट किया रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट भी तैयार हो गया। नाउ अब थर्ड लाइन जिसमें हम बनाएंगे कॉल, एक कॉल का ऑब्जेक्ट हम तैयार करेंगे, कॉल इज इक्वल टू, अब जो ऊपर आप ऑब्जेक्ट बनाए थे यहाँ पे देखिए क्लाइंट ओके HTTP का, इसके थ्रू क्लाइंट डॉट, क्योंकि हम एक नया कॉल तैयार कर रहे हैं कॉल, और इसमें आपको आपके रिक्वेस्ट को तो भेज देना है। ये हो गया आपका तीसरा लाइन, ठीक। पहला लाइन में हमने रिक्वेस्ट बॉडी बनाया जिसके अंदर हम अपने डेटा भर दिया UI का फॉर्म का, दूसरा लाइन जिसमें हमने रिक्वेस्ट तैयार किया जहां URL को मेंशन किया और मेथड मेंशन किया किस मेथड के थ्रू डेटा जाएगा और URL कौन सा होगा, तीसरा हमने अपने कॉल को तैयार किया, भाई उस कॉल को एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। अब चौथा लाइन जब ये कॉल एग्जीक्यूट होगा तो जो दो वहाँ से जो डेटा रिटर्न आएगा वो सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ उसको मैनेज करना है। तो सिंपली अपने कॉल का जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसको डॉट आप लिखिए NQ, और इसमें उस NQ को प्रोसेस कीजिए न्यू कॉल बैक। इतना लिखते ही एक सेकेंड, कुछ तो मिस्टेक है, ऐसा क्यों है, और यह ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, ठीक है। न्यू कॉल बैक देखिए आ गया ना, बस आपको एंटर मारना है। देखिए ये एंटर मारते ही दो मेथड आपको बना के दे दिया कि भैया ये जब कॉल एग्जीक्यूट होगा तो होने के बाद अगर फेलियर हो जाता है तो यहाँ आएगा, और रेस्पॉन्स हो जाता है सक्सेसफुली हो जाता है ऑन रेस्पॉन्स, मतलब अगर सर्वर से रेस्पॉन्स मिलता है तो यहाँ आएगा। तो टोटल कितने प्रोसेस हुए देखिए 4, अभी मैंने बताया था ना ये 4 स्टेप में प्रोसेस को पूरा कर देता है और ये 4 लाइन में पूरा कर देता है। तो अगर इसको मैं एक लाइन मानूँ, ये क्योंकि एक ही लाइन कोड है, मैंने मल्टी लाइन में लिखा था, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, सिर्फ 4 लाइन में आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपके डेटाबेस से कनेक्ट कर लेगा और डेटा को वहाँ से लेके भी चलाएगा, चाहे वो वहाँ से रिस्पॉन्स मैसेज में बस सक्सेसफुली इंसर्टेड हो या पूरा कंप्लीट डेटा हो जिसको किसी को आपको किसी रिसाइकलर व्यू में दिखाना हो। तो आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि वहाँ से जो डेटा फेच हो के आ रहा है उसे रिसाइकलर व्यू में कैसे दिखाना है, ठीक है। अभी वहाँ से जो डेटा आया है, मान लेते हैं कि हमारा डेटा अगर सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है तो हमें क्या करना है। तो देखिए अगर सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ तो हमें इसमें दिखाना है, दैट इज साइन अप टेक्स्ट में दिखाना है, ठीक है। और रिस्पॉन्स में जो डेटा आया है उसको यूज़ करने के लिए आपको ट्राई कैच जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं कैच के अंदर एक्सेप्शन EX, और अगर डेटा हमारा यहाँ पे एरर भी खाता है तो जो डेटा हम दिखाएंगे साइन अप टेक्स्ट है ना वो यहाँ पे जो, अच्छा नहीं सॉरी, उससे तो हमने रेफरेंस लिया है कि इसमें TV में, ठीक है। तो टेक्स्ट व्यू डॉट TV डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पे EX डॉट टू स्ट्रिंग करके दिखा देते हैं। अगर एरर होता है तो सिंपली उसके अंदर वो एरर मैसेज दिखेगा, और अगर नहीं होता है एरर, अगर हमारा नहीं होता है तो जो रिस्पॉन्स आ रहा है आप उसको पहले किसी वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, स्ट्रिंग RESP सिंपल इस नाम से बनाते हैं हम एक वेरिएबल। और देखिए जो रिस्पॉन्स आया है इसके बॉडी को हम यहाँ रिस्पॉन्स करेंगे, रिसीव रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, ये हमारा रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, और जो स्ट्रिंग में है तो डॉट टू स्ट्रिंग में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हमने रिस्पॉन्स को रिसीव कर लिया। बाद में देखिए जब आपको रिस्पॉन्स के अंदर जाके जेसन वेरिएबल को चेक करके पर्टिकुलर फिर बाद में कोई टेस्ट करना है कि इस नाम से वेरिएबल आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन पे जाएंगे। अभी सिंपली से हम यहाँ पे रख देते हैं और हम यहाँ पे एक सिंपल सा टेस्ट कर सकते हैं कि भी जो रिस्पॉन्स आपका आया है ना, और इसके अंदर इस सक्सेसफुल अगर मेथड ये ट्रू कर जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले तो भाई इसको यहाँ पे कॉपी करो, इसके अंदर आप क्या चीज़ दिखाओ कि भाई आपका जो डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड, और ये जो बाकी जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं T1 डॉट T1 T2 T3 जो हमने बनाए उसको भाई हमें क्या करना है, खाली कर देना है। तो इस सब के अंदर जाके सबको क्या करते हैं, ब्लैंक कर देते हैं। तो T1 का डेटा ब्लैंक, T2 का ब्लैंक, T3 का ब्लैंक, यहाँ आते हैं T2 में ब्लैंक और T3 में ब्लैंक। तो इस तरह से हम तीनों को ब्लैंक कर दिया, TV में हमने सेट कर दिया सक्सेसफुली इंसर्टेड। और अगर कोई फेलियर होता है तो उस केस में भी हम फिर यही काम करेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली उसका, और ये E है तो जस्ट मेक इट E,
और इस केस में भी हम ये जो टेक्स्ट बॉक्स खाली करने वाला काम है वो तीनों के केस में, यहाँ के फेलियर केस में भी और यहाँ के फेलियर केस में भी हम टेक्स्ट बॉक्सेस को खाली कर देंगे, और सक्सेसफुल होता है तो भी खाली कर देंगे, मैसेज यहाँ दिखेगा, और इन दोनों केस में जो एरर मैसेज है वो दिखेगा। तो 4 स्टेप जैसा मैंने बोला था, बिल्कुल 4 स्टेप। देखिए इस वीडियो में हम ज़्यादा फोकस इस वाले पे कर रहे हैं, लाइब्रेरी पे, ये वाले पे नहीं। वो नेक्स्ट वीडियो में जब हम लैरावेल की एपीआई से करेंगे तो आपको दिखाएंगे, या किसी लाइव एपीआई में। लाइव एपीआई हम दोनों का दिखाएंगे, सीआई का भी एक इस्तेमाल करेंगे कोऑर्डिनेटर का, एक लैरावेल वाला भी इस्तेमाल करेंगे। और ये हमने देख ही लिया, इसका कोड हम दे देंगे तो आप वो डाउनलोड करके देख लीजिएगा यूआई कैसे बना हुआ है। लाइब्रेरी का हमने इस वीडियो का फुल फोकस लाइब्रेरी पे रहा, जिसका हमने कोड देखा यहाँ पे। और पहले हमने बनाया सिंपली रिक्वेस्ट बॉडी, जिसके अंदर मैसेज और वेरिएबल्स को फीड कर दिया। दूसरा हमने रिक्वेस्ट बनाया जिसमें हमने यूआरएल को फीड किया और एक्शन क्या होगा मेथड उसको फीड किया। तीसरा हमने कॉल बनाया है, जहाँ पे वो सिंपली जो आपने OKHTTP का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके थ्रू एक न्यू कॉल बना दिया, उसके अंदर रिक्वेस्ट को पुट कर दिया। तो फाइनली उस जब कॉल को एग्जीक्यूट करेंगे तो वहाँ से रिजल्ट जो आएगा उसे हम ऑन फेलियर और ऑन रिस्पॉन्स के अंदर हैंडल करेंगे। तो अल्टीमेटली 4 टोटल स्टेप थे। अब हम इसे देखते हैं एग्जीक्यूट करके कि हमारे डिवाइस में से रन करते हैं, रन करके देखते हैं कि क्या वो डेटाबेस में जाता है या नहीं जाता है। इस कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले एक छोटा सा चेंज हमने किया है। जब हम डेटा का जो रिस्पॉन्स जो है जब रिसीव कर रहे हैं तब यहाँ पे हमने एक चेंज किया, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम होती हमने फेस किया कि जब भी हम ये देखिए ये जो है वो मेन थ्रेड पे चल रहा है, और जैसे ही हम इसमें इस रिक्वेस्ट बॉडी वाले पोर्ट को पूरा कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये एक सेपरेट थ्रेड पे चलता है। तो फिर हम चाइल्ड थ्रेड्स में रह के मेन थ्रेड के यूआई को चेंज नहीं कर सकते। जैसे ही ये हम करेंगे हमें एरर मिलेगा, हमारा कोड तो एग्जीक्यूट हो जाएगा बट वो जैसे हम सेट करेंगे वहाँ पे हमें एरर मिलेगा। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी आपको चाइल्ड थ्रेड में रह के मेन थ्रेड के यूआई के अंदर के कंटेंट को बदलना है तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक बैकग्राउंड थ्रेड चलाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने बस जहाँ पे जो आप डेटा सेट कर रहे थे, ये जो जिसके अंदर हम डेटा सेट कर रहे थे, यहाँ हम डेटा सेट कर रहे थे कि अगर सक्सेसफुली हमें डेटा मिल जाता है, वहाँ से रिस्पॉन्स अगर सक्सेसफुल मिल जाता है तो हम क्या कर रहे थे, जो हमारा टेक्स्ट व्यू था, ये वाला जो हमारा टेक्स्ट व्यू था, इसमें हम डेटा को डायनेमिकली सेट कर दे रहे थे। उसके लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, देखिए एक सिंपली एक रन ऑन यूआई थ्रेड का एक बैकग्राउंड थ्रेड चलाया, उसके अंदर रन मेथड, और वो जो कोड हम कर रहे थे जहाँ पे ये वाला पोर्शन हम क्या कर रहे थे कि रेफरेंस ऊपर में ले रहे थे, वो रेफरेंस भी हम यहाँ लेंगे और तीनों टेक्स्ट बॉक्स को हम सेट ब्लैंक कर देंगे और जो रिस्पॉन्स एक सिंपल एक मैसेज दे देंगे यूआई का या भाई सक्सेसफुली इंसर्टेड। तो ये काम बेसिकली आपको करना होगा एक चाइल्ड थ्रेड यहाँ पे चला के, और उस पूरे थ्रेड को जो है आपको चलाना होगा मेन थ्रेड में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कोड आपको ऐड करना होगा, तब जाके जो हमारा पूरा कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेगा। और उसे अब हम एग्जीक्यूट करते हैं और करके आपको स्क्रीन पे डिवाइस पे हम रन करके दिखाते हैं। उस डिवाइस को भी हम अपनी स्क्रीन पे दिखाएंगे। और यहाँ हमने देखिए डेटाबेस ओपन कर रखा है, यहाँ हमारा डेटाबेस से कुछ टेस्टेड डेटा है यहाँ पे पहले से। तो जब हम एक बार ऐप हमारा देखिए यहाँ पे रन कर चुका है, अब हम इस ऐप से कुछ जेन्युइन डेटा हम डालते हैं। सपोज़ हमने दिया सुमन, ठीक है, और यहाँ भी हम देख लेते हैं डेटाबेस में लास्ट रिकॉर्ड यहाँ पे है, और वापस इधर आ जाते हैं सुमन, यहाँ हम ईमेल दे देते हैं suman@gmail.com। नाउ 1 2 3 4, ठीक है, रजिस्टर करते हैं तो देखिए नीचे क्या दिख रहा है, इंसर्टेड सक्सेसफुली, और तीनों टेक्स्ट बॉक्स जो ब्लैंक हो चुका है। और यहाँ हम ब्राउज़ करते हैं तो देखते हैं कि हमारा डेटा आ चुका है। तो उस पूरे कोड में एक छोटा सा चेंज आपको ये करने मिला, और ये अप टू डेटेड कोड जो है आपको जो मैं ज़िप फाइल अपलोड करूँगा उसमें मिल जाएगा। अब यहाँ से उसको टेस्ट करना। तो ये पूरा प्रोसेस था जो हमने इस वीडियो में देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में ये जो लोकल स्क्रिप्ट हमने यहाँ इस्तेमाल किया, इसे इस्तेमाल नहीं करके हम लाइव एपीआई का इस्तेमाल करेंगे। मीन्स इधर वो एपीआई कोऑर्डिनेटर में होगा या लैरावेल में होगा जो लाइव सर्वर पे चल रहा होगा, और वहाँ हम डेटा अपनी इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन से भेजेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और पूरी चीज़ें हमने समझने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि क्या कौन सी चीज़ आपको नहीं समझ में आई। और अगर आपको कोड अच्छा लगा, चीज़ें समझ में आई है, तो काइंडली इस पूरे एंटायर वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।